मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अपने छोटे भाई बहनों के रूप में आप लोगों को यही गाइड करना चाहूँगा कि आपके पास प्लान बी प्लान सी होना चाहिए, क्योंकि 10 लाख लोग एग्जाम देंगे, उनमें से 700-800 लोग ही सारे सर्विस मिला के सेलेक्ट होंगे, बाकी 9,99,200 लोग फेल ही होंगे। इसलिए हमको अपना प्लान बी भी तैयार रखना है। मैं 2-3 मिनट में इस लाइफ के इस फेज में जिसको IAS IPS करना है उसको क्या करना चाहिए, मैं अपने जीवन का अनुभव 2-3 मिनट में बता रहा हूं। सबसे ज्यादा जो जरूरी है, देखो आज के जमाने में सबको कोचिंग मालूम है, सबको टीचर मालूम है, सबको कौन सी किताब पढ़नी है मालूम है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको नहीं मालूम है। वो जमाना चला गया कि दिल्ली के बच्चों को पता रहता था और छत्तीसगढ़ के बच्चों को पता नहीं रहता था। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज हर एक आदमी के पास इतना इंफॉर्मेशन तो है, करना क्या है। तो सवाल ये है कि जब वही कोचिंग में पढ़ते हैं, वही टीचर पढ़ाता है, वही कोचिंग में पढ़ते हैं, वही किताब पढ़ते हैं, वही सेम नोट्स पढ़ते हैं, तो कुछ ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं और कुछ ही बच्चे, बाकी बच्चे फेल हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये मैं बहुत सोचता था। मैं भी एक बुक लिख रहा हूँ, बहुत जल्दी आ जाएगी मार्केट में, किताब में लिख रहा हूँ, उस पर मैंने इन बातों को समझने की और समझाने की कोशिश की है। जब मैं IAS के सेलेक्ट हो गया और लबासना में रहता था, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में ट्रेनिंग करते थे, तो 88 IAS हम लोग साथ में ट्रेनिंग करते थे। तो मैंने उनके उसमें से 60-70 की लाइफ को बड़ा क्लोजली स्टडी किया कि आखिर ये लोग सेलेक्ट कैसे हुए। तो उसके उस अनुभव के आधार पर उसके बाद मैं मसूरी एकेडमी में, जिस एकेडमी में मेरे घुसने नहीं दिया गया था, 10 बार मेरे को लेक्चर देने के लिए वहां पर बुलाया गया। तो मैं उस समय भी जितने लोगों से जुड़ा, उनके भी लाइफ को मैंने समझने की कोशिश की। तो मेरा जो अनुभव है, मेरा जो अनुभव का निचोड़ है, वो मैं 5 पॉइंट में आप लोगों को बताना चाहता हूं। लाइफ के इस फेज में IAS IPS अगर किसी को करना है तो किन स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए। पहला चीज लैंग्वेज। आप पहला पॉइंट आप दिमाग में रखो, लैंग्वेज। आपको अपना लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग रखना है। IAS बनने के लिए क्या करना है, तो लैंग्वेज आपको बहुत स्ट्रांग रखना है। जिस भी मीडियम में आप एग्जाम दे रहे हो, इंग्लिश मीडियम में दे रहे हो, हिंदी में दे रहे हो, तमिल में दे रहे हो, उड़िया में दे रहे हो, जिस भी मीडियम में आप एग्जाम दे रहे हो उसमें उस लैंग्वेज को बहुत स्ट्रांग रखना है। पहला पॉइंट मेरी ओर से आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा चीज मैं कहना चाहूंगा वो है आपका जनरल अवेयरनेस। कई बच्चे होते हैं जो बहुत पढ़ाकू किस्म के होते हैं, लेकिन दाया बाया में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं होता है। UPSC के लिए बहुत डेंजरस है। आप भले ही कोर्स फोकस कम हो, लेकिन दिन दुनिया में क्या हो रहा है उसको जानना बहुत जरूरी है। आपको अगर बोला जाए कि पॉल्यूशन की समस्या से कैसे निपटें, आप लिखने में सफल हों। आप किसान की समस्या से कैसे देश को बाहर निकालें, उसको हम किसानों की दिक्कतों को कैसे दूर करें, उस पर आप फ्लुएंटली लिख सकें। अगर आप एक अच्छी शहरी योजना कैसी बनाई जाए, शहर में क्या अच्छा होना चाहिए, आप उस पर 4 पेज लिख सकें। ये जो जनरल अवेयरनेस है वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पहला चीज लैंग्वेज, दूसरा चीज मैंने कहा जनरल अवेयरनेस, तीसरी चीज मैंने कही राइटिंग स्किल। IAS एग्जाम इज ऑल अबाउट राइटिंग स्किल्स। जिसका राइटिंग स्किल अच्छा है वो सेलेक्ट हो जाएगा, जिसका राइटिंग स्किल अच्छा नहीं वो सेलेक्ट नहीं होगा। उसका IQ कितना भी अच्छा हो, कितना भी बड़ा रामानुजन लेवल का मैथमेटिशियन हो, तब भी फेल कर जाएगा। तो राइटिंग स्किल इज अ मस्ट। राइटिंग स्किल आपको बहुत अच्छा स्ट्रांग रखना है। उसके लिए अभी से प्रैक्टिस लिखो, तात्कालिक निबंध प्रतियोगिता में भाग लो, तात्कालिक किसी चीज पे लिखने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब तो व्हाट्सएप के जमाने में चिट्ठी भी नहीं लिखते, नहीं तो बड़े इमोशनल चिट्ठी लिखा करते थे हम लोगों के जमाने में लोग। तो ये आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, तीसरा चीज। चौथा चीज मैं बोलना चाहूंगा राइटिंग स्पीड। आपकी लिखने की स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, ये आपका मैं चौथा चीज बोलना चाहूंगा। और पांचवा चीज आपको बोलना चाहूंगा इंटरव्यू स्किल्स। कई बच्चे होते हैं जो बहुत कुछ जानते हैं लेकिन स्टेज में आते ही सब कुछ भूल जाते हैं। कई लोग होते हैं जिनको कुछ भी पता नहीं होता लेकिन स्टेज में समा बांध लेते हैं इधर उधर बकैती करके, होता है ना। तो दूसरे टाइप का आपको बनना है। तो मैंने 5 पॉइंट बताए, लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्पीड और इंटरव्यू स्किल्स। आपके बोलने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये 5 स्किल्स रहेंगे, वही लास्ट में डिफरेंस क्रिएट करता है और एक बच्चा सेलेक्ट होता है, बाकी बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं। बाकी सभी वही किताब पढ़ते हैं, वही नोट्स पढ़ते हैं, वही कोचिंग में पढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ का सिलेक्शन होता है, बाकी का सिलेक्शन नहीं होता। तो ये डिफरेंस वहीं पर आता है। दैट इज माई एक्सपीरियंस। नेक्स्ट। गुड आफ्टरनून सर। बोलो बेटा। गुड आफ्टरनून सर। प्लीज। स्टैंडर्ड काफी अच्छा है। वहाँ पे UPSC के पेपर बनाने वाले, पेपर जांचने वाले बहुत सारे प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही होते हैं
और उसके अलावा पूरा सिलेबस, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस यूपीएससी के सिलेबस की तरह ही होता है। वहाँ पे ग्रेजुएशन में जो क्वेश्चन पैटर्न होते हैं वो सेम एज इट इज जो यूपीएससी क्वेश्चन पैटर्न होता है वैसी ही क्वेश्चन पैटर्न होता है। तो एक ड्यू का आप प्लान कर सकते हैं, यूपीएससी दें। यूपीएससी जब भी दें तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके पास प्लान बी प्लान सी भी होना चाहिए। जब मैं तैयारी कर रहा था तो प्लान बी प्लान सी मैंने नहीं बनाया था, बट बाद में मैंने रियलाइज किया कि वो तो मैं आसानी से सेलेक्ट हो गया तो अच्छी बात रह गई, अगर अच्छे से मैं नहीं कर पाता तो डिजास्टरस हो सकता था। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अपने छोटे भाई बहनों के रूप में आप लोगों को यही गाइड करना चाहूँगा कि आपके पास प्लान बी प्लान सी होना चाहिए, क्योंकि 10 लाख लोग एग्जाम देंगे, उनमें से 700-800 लोग ही सारे सर्विस मिला के सेलेक्ट होंगे, बाकी 9,99,200 लोग फेल ही होंगे। इसलिए हमको अपना प्लान बी भी तैयार रखना है ताकि हम किसी प्रकार के डिप्रेशन में, किसी प्रकार के निराशा में ना आए। बहुत सारे पेरेंट्स के साथ, बहुत सारे बच्चों के साथ बाद में यही प्रॉब्लम आती है जो नहीं होना चाहिए। मैं आज भी मानता हूं कि मेरे से टैलेंटेड बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो सेलेक्ट नहीं हो पाए। ऐसा होता है, आपके अंदर सारी योग्यताएं हो तब भी हो सकता है आप सेलेक्ट ना हो। लेकिन आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी एग्जाम का सक्सेस या फेल्योर आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। आपकी जिंदगी और अपने जीवन में बड़े सफलताओं के लिए बड़ा छलांग लगाने की जब जरूरत होगी, बड़े गड्ढों को पार करने के लिए बड़ा छलांग लगाने की जरूरत होगी, तो मैं कर पाऊंगा। इस सोच और विचार के साथ अपने जीवन को जिए, ये मेरी ओर से आप सब लोगों को पहला मैसेज है। जब भी हम सोचते हैं कि भाई वो कलेक्टर बन गया, वो साइंटिस्ट बन गया, वो नासा में पहुंच गया, कौन व्हाइट हाउस में काम कर रहा है, कौन आज प्राइम मिनिस्टर जी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ काम कर रहा है, इस तरह की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा आता है कि भाई कोई बहुत बड़े कॉन्वेंट एजुकेटेड होगा, डीपीएस आर.के. पुरम का दिल्ली का पढ़ा हुआ होगा, या मसूरी के देहरादून के दून पब्लिक स्कूल में पढ़ा होगा। ऐसे हमारे दिमाग में विचार आता है। मैं अपने जीवन की जो कहानी है वो छोटे से शॉर्ट रूप में आपको बताना चाहूँगा, इसलिए बताना चाहूँगा कि आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि आप भी सब कुछ कर सकते हो। मैं एक छोटे से गांव बायंग में पैदा हुआ, रायगढ़ जिले में, हमारे छत्तीसगढ़ के, और मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे। जब मैं 8 साल का था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और मेरी माँ 4th क्लास तक पढ़ी हुई है, ओनली 4th क्लास तक मेरी माँ पढ़ी हुई है। हम लोग जिस स्कूल में मिडिल स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, क्लास 6 to 8, वहाँ पे खपरेल की छत थी और पानी चूता था और क्लास पे पानी भर जाता था और क्लास की छुट्टी हो जाती थी। हमको बुरा नहीं लगता था कि हम ऐसे ही स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पढ़ाई ही नहीं हो पाती। हमको बहुत मजा आता था कि इस स्कूल में ज़्यादा छुट्टी मिलता है, ऐसे एकदम खुश रहते थे। लेकिन क्लास होता नहीं था। उस समय स्कूलों में प्यून भी नहीं होते थे। क्लास कैप्टन, स्कूल कैप्टन के पास चाबी रहती थी, हम ही लोग चाबी रखते थे। तो जिस दिन कम पानी भरा रहता था उस दिन पहले ही स्कूल जाके देख लेते थे, और पानी अगर कम भरा रहता तो सामने बोरिंग था, उससे ढेंच के भर देते थे। ऐसे ही स्कूल में हमने मिडिल स्कूल पढ़ाई करी। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, जब हम लोग हाई स्कूल गए गांव के सरकारी स्कूल में, तो 12th क्लास जब हम लोग पढ़ते थे तो न मैथ्स के लेक्चरर थे हमारे स्कूल में, न फिजिक्स के लेक्चरर थे, न केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, न बायोलॉजी के लेक्चरर थे, न हिंदी के लेक्चरर थे। केवल एक लेक्चरर थे, इंग्लिश के लेक्चरर थे। केवल एक लेक्चरर थे, इंग्लिश के लेक्चरर। ऐसे स्कूल का सिनारियो था। और जब हम लोग क्लास 12th में थे तो पूरे साल भर में मैथ्स की 4 क्लास हुई थी, ओनली 4 क्लास ये हुआ था। इस तरह की परिस्थितियों से मैं 10+2 पढ़ के बाहर निकला। जब 10+2 पढ़ के बाहर निकला, मैं आया भिलाई में एडमिशन लिया। भिलाई में जब मैं एडमिशन लिया तो आईएएस मेरे को करना था, तो तैयारी के लिए किताब खोजने के लिए गया। भिलाई से कितने लोग हैं यहाँ पे, हाथ खड़े करेंगे? चलो, भिलाई से भी हैं। मैं ए मार्केट गया, अनिल बुक डिपो, ई मार्केट गया, तिवारी बुक डिपो, सारे बेस्ट बुक डिपो में गया। मेरे को आईएएस के लिए 50 किताबों की जरूरत थी, तो 5 किताब भी मेरे को नहीं मिली भिलाई में। पूरा भिलाई छान मारने के बाद उसके बाद मैं आया रायपुर में पूरे सदर बाजार को मैंने खोजा, किताब मिलेगी क्या, तो वहां पे भी कोई किताब नहीं मिली। ऐसे हमारे सिनारियो गांव का नहीं था। ये मैं बहुत पुरानी बात नहीं बोल रहा हूं, 2000 की बात बोल रहा हूं, 2001, 2002, 2000 इस समय की बात बोल रहा हूं, केवल 24 साल पुरानी बात बोल रहा हूं।
तो यहाँ पे किताब ही नहीं मिलती थी। ना केवल हमारे गांव में ये स्थिति थी, ना केवल हमारे रायगढ़ में स्थिति थी, हमारे राजधानी रायपुर और भिलाई जैसे शहरों में यह स्थिति थी। आईआईटी की तैयारी होती थी, मेडिकल नीट की तैयारी होती थी, बट आईएएस की तैयारी कोई नहीं करता था। इस तरह का सिनारियो था। बट मैं दूसरी ओर आपको कहना चाहता हूं कि मेरे जीवन में ये सब परेशानियां चल रही थी, बट सेकेंड साइड में एक बड़ा जुनून लेकर मैं चल रहा था। जब मैं बड़ी मुश्किल से 11 साल का था तो मेरी माँ के पेंशन बनवाने के लिए मैं रायगढ़ जाया करता था। बीओ ऑफिस जब जाते थे, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस में, तो मेरी माँ का पेंशन नहीं बना रहा था वो। तो कई बार हम लोग गए, 5 बार 7 बार नहीं बना। तो एक दिन फिर कलेक्ट्रेट गए और कलेक्टर से मिला मैं। तो बड़ी मुश्किल से 11 साल का था। उसने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को बुलाया और बहुत जोर से डांटा उसको, और अगले 2-3 दिन में हमारा काम हो गया। तो मेरे को लगा भैया कलेक्टर तो तोप चीज होता है, यही बनना चाहिए। 11 साल की उम्र में मैंने ये प्रण लिया, ये निश्चय लिया। और जब मैं 9th क्लास, जब ये मैं 11 साल का था तब की बात है, जब मैं 9th-10th में पढ़ता था गांव की स्कूल में, तब भी मैं रायगढ़ जाता था और सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, प्रतियोगिता दर्पण, ऐसे मैगजीन खरीद के लाता था कि कैसे आईएएस बनते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कैसे ऐसे लिखा जाता है, लैंग्वेज को कैसे स्ट्रांग किया जाता है, राइटिंग स्किल कैसी होनी चाहिए, इंटरव्यू स्किल्स कैसी होनी चाहिए, ये सारा मैं पढ़ता था। उसमें देखने की, समझने की कोशिश करता था। मैंने बताया आप लोगों को कि 10+2 में हमारे स्कूल में केवल एक लेक्चरर थे इंग्लिश के, बाकी कोई लेक्चरर ही नहीं था। बट एट द सेम टाइम मैं ये बताना चाहूँगा कि उस समय मेरे अंदर में इतना जुनून था कि जिस दिन 11th क्लास का एग्जाम खत्म हुआ, अभी भी मेरे को याद है, समर वेकेशन के समय नेक्स्ट डे से मैंने 12th क्लास का सिलेबस पढ़ना चालू किया और 15 अगस्त तक, 15 अगस्त तक सेल्फ स्टडी करके मैंने सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सारा कुछ सिलेबस मैंने पढ़ लिया, खत्म कर लिया। और सेल्फ स्टडी करके इतना जुनून हुआ करता था। 10+2 के बाद मेरे को मेरे पिताजी के जगह में अनुकंपा नौकरी मिल सकती थी, सरकारी नौकरी मिल सकती थी। मगर मेरी चौथी पढ़ी हुई माँ ने मुझे कहा कि बेटा इस सरकारी नौकरी के चक्कर मत पड़ो, लाइफ में कुछ बड़ा करो। और ये सोच के मेरी माँ ने मेरे को प्रेरित किया और मैं आईएएस की तैयारी करने आ गया, सरकारी नौकरी को छोड़ करके मैं उसको बिना किए आ गया। इस तरह का जुनून था। तो साथियों, आपने छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी के मुंह से सुना शिक्षा और सरकारी नौकरी के बारे में। उन्होंने अपना जो है कि पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया। आप लोग उनकी बातों से कितना सहमत हैं उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जो है कि उन्होंने सरकारी नौकरी को लेकर के भी बात कही। लेकिन मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में जो है कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के बहुत बड़ी जो है कि एजेंडा चल रहा है। क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं, पूर्व शिक्षा मंत्री जो है कि रह चुके बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो है कि विधानसभा में 33,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कही थी, जिसको उन्होंने जो है कि पत्र के माध्यम से जो है कि वित्त में भी भेजा था कि इसको सैंक्शन कीजिए। तो इसी के साथ जो है कि वित्त में जैसे ही गया, श्री ओपी चौधरी जी, आप लोग को पता है कि वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में अभी वित्त की समस्या है, जिसके कारण 33,000 शिक्षकों की भर्ती जो है कि हाल ही में नहीं हो पाएगी। तो आप लोग इनको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या सच में वित्त की समस्या है, या जो है कि ओपी चौधरी जी ने जो है कि चुनावी रणनीति को देखते हुए आने वाले समय में इसको निकालने के लिए जो है कि लेट कर रहे हैं? आप किस नज़रिए से देखते हैं, या एक अच्छे नेता के रूप में देखते हैं? निश्चित रूप से ये एक अच्छे नेता हैं, लेकिन जो है कि हाल ही में जो 33,000 शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई, जिसके कारण जो है कि युवाओं में थोड़ा-सा आक्रोश नज़र आ रहा है। आप किस नज़रिए से देखते हैं, उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जो भी बात होगा उसको लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।